हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस 2 चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है आपदा प्रबंधन। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस चैप्टर का हम पूरा स्वाध्याय सॉल्व करने वाले हैं। सभी एक एक प्रश्नों को उठाएंगे और इसका आंसर देखेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि आपदा होता क्या है। आपदा की परिभाषा होगी कि जिस घटना के कारण जान माल और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचता है तथा जो घटना अचानक या एकाएक होती है, ऐसी घटनाओं को आपदा कहते हैं। आपदा दो प्रकार की मुख्यतः होती है, मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाएं। ये दो प्रकार की जो है आपदाएं होती हैं। तो आपके परिसर में किन आपने आपदाओं का अनुभव किया? अगर आपने कभी भूकंप का अनुभव किया है या किसी भयंकर दुर्घटना या एक्सीडेंट का अनुभव किया है या बिजली चमकते हुए गिरते हुए देखा है या कुछ भी अगर आपने अनुभव किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो इस स्वाध्याय में आज का पहला प्रश्न दिया है, सारणी पूर्ण करना है। जैसे यहाँ पे वाहन दुर्घटना, कगार ढहना, दावानल मतलब आग लगना या चोरी होना, दंगल, युद्ध, महामारी, पानी की कमी, टिड्डी दल का हमला, वित्त मंदी या बाढ़, अकाल, ये सारी चीज़ें आपदाएं की कैटेगरी में आती हैं। ये प्रश्न दिखने में तो छोटा है लेकिन इसका आंसर बहुत लंबा जाने वाला है, तो आपको पूरा ध्यान से वीडियो देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए जैसे पहला आपदा है वाहन दुर्घटना। तो इसके लक्षण क्या हैं? जैसे आपको यहाँ पर आपके बुक में क्या क्या दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसके लक्षण, परिणाम और उपाय योजना है। तो इसके लक्षण, परिणाम और उपाय योजना 3 कॉलम होगा। तो पहला है वाहन दुर्घटना। तो इसके लक्षण क्या है? यातायात ठप हो जाता है, रास्ते पर भीड़ जमा हो जाती है। इसका परिणाम होता है कि कोई भी व्यक्ति घायल हो जाता है। बड़ी दुर्घटना होने पर एक ही समय पर अनेक लोग घायल हो जाते हैं। अनेक वाहन टकराने से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इसका उपाय होगा कि सर्वप्रथम भीड़ से हटकर पुलिस बुलानी चाहिए, घायल व्यक्ति को प्रथमोपचार देकर अस्पताल ले जाना चाहिए। दूसरा है कगार ढहना। कगार ढहना को भूस्खलन या लैंड स्लाइडिंग भी बोलते हैं। तो इसका लक्षण है कि भूस्खलन की गंभीरता तथा भयावह भूस्खलन स्तर स्थान पर निर्भर करती है। परिणाम है कि यदि पहाड़ के किनारे पर घर स्थित हो तो भूस्खलन से चट्टान खिसकने पर लोगों के घर चट्टान तथा मिट्टी के ढेर से दब जाते हैं। रास्ते के किनारे पर भूस्खलन होने से चट्टान तथा मिट्टी के ढेर रास्ते गिर जाते हैं, इससे यातायात बाधित हो जाता है। और इसका उपाय है कि आपदाग्रस्त लोगों को मिट्टी तथा चट्टान के ढेर से बाहर निकालकर उन्हें चिकित्सीय सहायता प्रदान करना चाहिए। तो ये हो जाएगा। इसके बाद इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सारे हमें देखने हैं। जैसे दानावल मतलब कि धुआं फैलना या आग लगना है या फिर चोरी है। तो इन सभी चीज़ों को एक एक करके देख लीजिए। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। मैं एकदम एग्जैक्ट आपको दिखा रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर लिखने में आपको कोई असुविधा ना हो। तो जैसे यहाँ पे दानावल है, वातावरण में चोरी और धुआं फैल जाता है। यदि यह आग प्राकृतिक वन में लगी हो तो पशु तथा पक्षी यहाँ वहाँ भागकर अपनी जान बचाते हैं। वन में आग विशाल लपटें उठती हुई दिखाई देती हैं। इसका परिणाम होगा तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है। और यदि वन का दावानल आसपास के क्षेत्र में फैल रहे हो तो अग्निशमन दल को आग बुझाने के लिए बुलाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जल गया हो या घायल हो गया हो तो उसे चिकित्सीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। अगर चोरी हो गई हो कोई आपदा, मतलब चोरी भी आपदा की कैटेगरी में आता है, तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ पाया जाता है। घर का सामान अस्त व्यस्त यहाँ वहाँ बिखरा हुआ दिखाई देता है। बड़े पैमाने पर आर्थिक हानि होती है। इसके अतिरिक्त गंभीर मानसिक आघात भी लगता है तथा मानसिक तनाव भी उत्पन्न होता है। इसमें क्या करना चाहिए कि पुलिस में शिकायत दर्ज करनी चाहिए तथा पुलिस द्वारा अपराधियों को पकड़वाना चाहिए। अगर कहीं दंगा हो गया तो ये भी अपराध एक दुर्घटना या आपदा की कैटेगरी में आता है। ये शहर तथा गांव में भय का वातावरण उत्पन्न होता है तथा सन्नाटा छा जाता है। लोग समूह में इकट्ठे होकर गुप्त रूप से इधर उधर की चर्चा करते हैं, अफवाहें फैलती रहती हैं। आर्थिक हानि होती है। सभी लोगों को आर्थिक तथा जान माल का नुकसान उठाना पड़ता है। अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है। महंगाई में वृद्धि हो जाती है। खाद्य की कमी हो जाती है। संपूर्ण देश में असुरक्षा की भावना फैल जाती है। अगला दिया है इसका उपाय होगा कि दंगा रोकना छोटे बच्चों का काम नहीं है। दंगा रोकने के लिए पुलिस दल ही कोई उपाय कर सकता है। शांति समिति की स्थापना करके प्रत्येक बस्ती के लोगों का इसमें सहयोग लिया जाता है। उसके बाद होगा युद्ध। देश के सीमावर्ती प्रदेशों में तनावपूर्ण वातावरण, दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध गोलीबारी करते रहते हैं। आर्थिक हानि होती है, सभी प्रकार का नुकसान, अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है। महंगाई प्रचंड रूप से बढ़ जाती है। खाद्य भंडार में कमी आ जाती है। संपूर्ण देश में असुरक्षा तथा भय का वातावरण
फैल जाता है। इसका उपाय है दोनों शत्रु राष्ट्रों के मध्य शांति स्थापित करना चाहिए तथा देश में एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद अगर कोई महामारी आ जाती है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस एक महामारी बन के आई थी, तो विशेष रोग से पीड़ित व्यक्ति की संख्या में अचानक वृद्धि, दवाखाना तथा अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ हो जाती है, ये इसके लक्षण हैं। तो इसमें अधिक संख्या में लोग बीमार पड़ जाते हैं, इसमें अनेक लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, दवाई की दुकानें में भीड़ बढ़ जाती है। सामूहिक टीकाकरण तथा रोग प्रतिबंधक उपाय करना चाहिए। पानी की अगर कमी हो जाती है तो आभास होता है, घर की स्त्रियां दूरवर्ती गांव में जलाशय में पानी लाती है, शहर में समय पर नल में पानी नहीं आता है। परिणाम होता है सूखा, अकाल पड़ता है, पानी के अभाव में फसलें सूख जाती हैं, पालतू जानवर मर जाते हैं, अनेक लोगों को स्थानांतरण करना पड़ता है। पानी प्रबंधन की योजना बनानी चाहिए, वर्षा के पानी का संचय करने की योजना तथा अन्य स्रोतों से पानी प्राप्त करने के संवर्धन की योजना भी बनानी चाहिए। उसके बाद दिया है टिड्डी दल का हमला। खड़ी फसल को नुकसान होने लगता है, बड़ी संख्या में टिड्डी दल खेतों में दिखाई देते हैं, फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। उचित ढंग से इसका उपाय होगा उचित ढंग से रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद आर्थिक मंदी अगर है तो क्या होगा, देश की व्यवस्था में उतार चढ़ाव दिखाई देता है, शेयर बाजार में मंदी छा जाती है, गरीबी बढ़ जाती है, लोगों के क्रय विक्रय करने की क्षमता में कमी आ जाती है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। इसका उपाय होगा कि उद्योग धंधा करने के लिए आर्थिक योजनाएं बनाई जाती है, नौकरी के अवसर बढ़ाए जाते हैं। इसके बाद बाढ़। नदी नाले में पानी का स्तर बढ़ा हुआ दिखाई देता है। यदि नदी नाले के किनारे पर स्थित घरों में पानी प्रवेश कर जाता है तो निचले भागों में पानी जमा हो जाता है, तो संपूर्ण प्रदेश जलमग्न हो जाता है। निचले भागों से स्थानांतरण करना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से बाढ़ के पानी से दूर रहना चाहिए। बाढ़ के पश्चात महामारी न फैले, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो हो गया छोटा सा प्रश्न था, इसके बड़े आंसर हो गए। इसके बाद हम आ गए थे प्रश्न नंबर 2 पर, जिसमें दिया है टिप्पणी लिखिए। तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं दूसरा प्रश्न। पर हमें आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इस पर टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये बड़ा भी है छोटा भी आप लिख सकते हैं। देखिए, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रशासकीय स्तर पर कार्य करता है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक की आपदाओं के नियंत्रण तथा निवारण का कार्य करता है। आपदा आने पर उस नियंत्रण करना तथा उसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निवारण का कार्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का समावेश होता है। ये जिला स्तर इस तरीके से होता है, तो इस तरीके से इसका आंसर कर लेंगे। इसमें और भी दिया हुआ है, जैसे क्या दिया हुआ है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष जिला अधिकारी होता है, तहसील आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष तहसीलदार होता है। इसी प्रकार गांव स्तर का समिति का अध्यक्ष गांव का सरपंच होता है। इस प्रकार जिला स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कार्य अबाधित रूप से चलता रहता है। प्रत्येक स्तर पर सामाजिक संस्थाएं तथा विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे मौसम विभाग इत्यादि का सहायता लेते हैं। यहाँ पे आपदा प्रबंधन के उत्तरदायी जो होते हैं वो जिलाधिकारी होते हैं। प्रत्येक जिलाधिकारी जिले में चल रहे पुनर्वसन के कार्यक्रम का नियंत्रण समन्वय करता है। इसके लिए अतिरिक्त जिलाधिकारी प्रत्येक पुनर्वसन के कार्यक्रम की योजना का, पुनर्वसन मतलब कि अगर आपदा के कारण किसी का घर बार उजड़ गया है तो उसको फिर से बसाना, उसे ही पुनर्वसन कहते हैं। तो इस तरह से स्क्रीनशॉट लेकर यह आंसर आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला दिया है, अगले प्रश्न क्या टिप्पणी लिखनी है। अगली टिप्पणी है हमें आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का स्वरूप। दूसरे प्रश्न में दूसरा है, तो यहाँ पर देखिए ये भी आपको स्क्रीन पर स्वरूप दिख रहा है, इसको भी आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपदा की रोकथाम करना तथा आपदा में आने पर उसका सामना करना इत्यादि बातों का समावेश आपदा प्रबंधन में किया जाता है। इन सभी कार्यों में आपदा पर रोकथाम लगाने की योजना, आपदा का निवारण तथा पुनर्वसन, पुनर्निर्माण इत्यादि महत्वपूर्ण घटकों पर भी विचार विमर्श किया जाता है। तत्पश्चात इन घटकों पर विचार विमर्श करने के पश्चात आपदा का निवारण करने के लिए कार्य योजना बनाई जाती है। इन सभी कार्यों का सूत्र संचालन आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा आपदा प्रबंधन केंद्र करते हैं। आपातकालीन नियोजन चक्र के अनुसार पूर्व तैयारी, विमोचन, सुसज्जता, प्रतिसाद, पुनरुत्थान, पूर्ववर्तता तथा आपदा का आघात इत्यादि विभिन्न चरणों में आपदा का सामना किया जाता है। आपदा के स्वरूप और व्याप्ति के विचार विमर्श करके तत्काल निर्णय लेकर आपदा प्रबंधन किया जाता है। सामान्य लोगों के दृष्टिकोण से दूरसंचार व्यवस्था, संक्रमणावस्था तथा पुनर्निर्माणावस्था के द्वारा आपदा का सामना किया जाता है। इसके बाद टिप्पणी लिखने में अगला है अभिरूप सराव। अभिरूप सराव मतलब क्या होता है, जिसे बोलते हैं नकली या कृत्रिम अभ्यास। जैसे कि आपदा का एक सीन क्रिएट करना और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना कि अगर अचानक आपदा आ जाए तो उसको कैसे
उसका सामना किया जाए उसे ही बोलते हैं अभिरूप सराव। अभिरूप सराव भविष्य में होने वाली आपदा से निपटने का एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। अभिरूप सराव यानी कि मॉक ड्रिल आपदा स्थिति में तुरंत और कम से कम समय में तैयारी करके स्थिति का मापन करने का एक साधन है। किसी भी आपदा से संबंधित प्रतिसाद प्रक्रिया को जांचने के लिए आपदा आने के पश्चात की स्थिति का आभासी संचालन करते हैं। आपदा आने पर उससे निपटने के लिए कुछ योजनाएं पहले से ही बनाई जाती हैं। आपदा से निपटने के लिए योजना के अनुसार बनाई गई सभी कृतियां सफल होगी या नहीं, इसकी जांच प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा की जाती है। इस प्रकार आपदा से निपटने के लिए बनाई गई कृतियां या अथवा यंत्रणा की कार्यक्षमता को जांचने के लिए अभिरूप सराव यानी मॉक ड्रिल उपयुक्त होता है। इसके बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है आपदा प्रबंधन कानून 2005 क्या है, इस पे हमें टिप्पणी लिखनी है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि भारत सरकार ने सन 2005 में आपदा प्रबंधन कानून पारित किया। इस कानून के अनुसार आपदाग्रस्त लोगों को तत्काल मदद दी जाती है। जान माल तथा आर्थिक नुकसान से पीड़ित लोगों को मानवता के आधार पर सहायता देकर उसका पुनर्वसन किया जाता है। और इसमें क्या आपदा प्रबंधन कानून 2005 के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद दल की स्थापना की गई। इस दल का मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थित है। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद दल की 12 टुकड़ियां कार्यरत है। प्रत्येक राज्य में सेना की सहायता से यह दल कार्य करता है। महाराष्ट्र में केंद्रीय आरक्षित बल के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद दल कार्यरत है। इस दल के जवानों ने देश में आने वाले तूफान, भूस्खलन, चट्टानों का खिसकना, इमारतों का गिरना जैसी अनेक आपदाओं के निवारण और रक्षा करने के कार्य किया है। तो इस तरीके से ये जो है कानून कार्य करता है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसे पहला है आपदाओं की घटना के पश्चात जिला आपदा नियंत्रण केंद्र की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। पर देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि आपदा की आघात के पश्चात अथवा आपदा की पूर्व सूचना मिलने के पश्चात ही जिला आपदा नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जाती है। दूसरा, इस केंद्र के द्वारा आपदा के बारे में विविध प्रकार के अनुमान और जानकारी जुटाई जाती है। तीसरा है आपदा नियंत्रण केंद्र अतिरिक्त मदद और निरंतर जांच के लिए केंद्र तथा राज्य के विभिन्न घटकों जैसे सेना, वायुसेना, नौसेना, दूरसंचार, यातायात, मिलिट्री फोर्स इत्यादि से निरंतर संपर्क में रहती हैं। चौथा है आपदा नियंत्रण केंद्र जिले के स्वयंसेवी संगठनों को एकत्रित करके आपदा निवारण कार्यों में उसका उपयोग करते हैं। इसके बाद लास्ट है कि आपदा से निपटने विभिन्न कार्यों में इन संगठनों की सहायता ली जाती है। आपदा नियंत्रण केंद्र आपदा संबंधित विभिन्न सूचनाओं को घोषित करने तथा उसका उपयोग करने के लिए जिम्मेदारी का वहन करता है। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद अगला दिया है कि दूसरे महायुद्ध के बाद मानवीय आपदाओं में वृद्धि होने के कारण बताइए। तो यहाँ पर दूसरा महायुद्ध है जो मानवीय आपदाओं में कमी है। भौगोलिक दूसरे महायुद्ध के पश्चात लोगों में भौगोलिक, धार्मिक और आनुवंशिक भेदभाव बढ़ गए। विश्व के नागरिकों के मध्य शांति और भाईचारों की भावना नष्ट हो गई। दूसरा है नाजियों के अत्याचार के कारण लोगों में मनमुटाव तथा तनाव बढ़ गया। आतंकवाद, अपहरण, डकैती इत्यादि सामाजिक संघर्षों में वृद्धि हुई। तीसरा है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर अत्यधिक आर्थिक नुकसान हुआ। इस आर्थिक नुकसान की पूर्ति के लिए प्रौद्योगिकी और विज्ञान का दुरुपयोग किया गया। चौथा है दूसरे विश्व युद्ध के अंत में परमाणु बम का प्रयोग किया गया। इस परमाणु बम के विस्फोट के कारण विश्व भर के नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। और नेक्स्ट पॉइंट पांचवा है कि सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता, आनुवंशिक तथा धार्मिक भेदभाव जैसी अनेक समस्याएं बढ़ गई। इन समस्याओं के कारण विभिन्न देशों के अशांति का वातावरण निर्मित हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद आने वाले समय में विश्व भर में पड़ोसी देशों में युद्ध होना शुरू हो गया। युद्ध के कारण विभिन्न देशों की भौगोलिक सीमाएं बदल गई तथा लोगों में असुरक्षा की भावना निर्मित हो गई। इन सभी कारणों से मानव निर्मित आपदाओं में वृद्धि हुई। अगला प्रश्न दिया है कि आपदा प्रबंधन के उद्देश्य कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए आपदा प्रबंधन के जो उद्देश्य हैं निम्नलिखित उद्देश्य हैं। आपदा के समय मानव समाज में होने वाली हानि को दूर करना तथा इनसे लोगों को मुक्त करना है। दूसरा पॉइंट है जीवनावश्यक वस्तुएं आपदाग्रस्त लोगों तक उचित रूप से पहुंचाकर आपदाओं की तीव्रता और आपदा के पश्चात आने वाले दुख तकलीफ को कम करना है। तीसरा है आपदाग्रस्त मानवीय जीवन पुनः सुचारू रूप से शुरू करके उस प्रदेश का मानवीय जीवन पूर्व स्थिति में लाना है। चौथा है आपदाग्रस्त लोगों का पुनर्वसन उचित ढंग से करना है। पांचवा है आपदाओं के संरक्षणात्मक उपायों का नियोजन करके भविष्य काल में ऐसी आपदाओं के दुष्परिणाम नहीं होंगे या आपदाएं आई भी तो उनके तीव्रता कम करने की सावधानियां बरतना है। तो इस तरीके से ये प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद यह है कि प्रथमोपचार का प्रशिक्षण लेना क्यों आवश्यक है।
तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि देख लीजिए स्क्रीन पर, इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप कि प्रथमोपचार का प्रशिक्षण लेना क्यों आवश्यक है, क्योंकि आपदा आने पर चिकित्सीय मदद प्राप्त होने तक तत्काल घायल व्यक्ति का इलाज करना आवश्यक होता है। ऐसे समय में प्रथमोपचार की जानकारी होने पर किसी व्यक्ति की प्राण बचाए जा सकते हैं। इस प्रकार की आपदा हमारे कक्षा के मित्रों, घर के लोगों, आसपास के लोगों पर या किसी व्यक्ति पर आ सकती है। इन लोगों को शारीरिक कष्ट भी हो सकता है या इनकी जान भी जा सकती है। यदि ऐसे समय में प्रथमोपचार की जानकारी हो तो हम उनका उपचार कर सकते हैं, उसके प्राण बचा सकते हैं। इसलिए प्रथमोपचार का प्रशिक्षण लेना आवश्यक है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है कि आपदाग्रस्त रोगी का वहन करने या उसे उठाकर ले जाने के लिए कौन सी पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि आपदाग्रस्त रोगियों का वहन करने के लिए आगे दी गई सारणियों का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं एक एक करके आपको रीड करके भी बता देती हूँ। पहला है झूला या हिंडोला पद्धति, जिसे क्रैडल या मेथड बोलते हैं। इस पद्धति का उपयोग हम कम वजन वाले व्यक्ति तथा बच्चों के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट है पीठ पर उठाकर ले जाना। इस पद्धति का उपयोग बेहोश व्यक्तियों को पीठ पर उठाकर ले जाने के लिए किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कंधे का सहारा देकर चलना। यदि किसी व्यक्ति के एक पैर पर घाव लगा हो या उसे कोई चोट लगी हो तो उस व्यक्ति को कंधे के सहारा देकर आसानी से उसे ले जाया जा सकता है। इससे उसके दूसरे पैर कम से कम भार देकर ले जाया जा सकता है। चौथा है उठाकर ले जाना या खींचकर ले जाना। बेहोश व्यक्ति को थोड़ी दूर तक ले जाने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। पांचवा है चार हाथों की बैठक। जब रोगी के कमर के नीचे के अंगों को आधार अथवा सहारे की आवश्यकता होती है तब इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है 2 हाथों की बैठक। जो व्यक्ति स्वयं को सहारा देने या आधार देने के लिए अपने अपने हाथों का उपयोग नहीं कर पाते हैं परंतु अपने शरीर को सीधा रख सकते हैं, ऐसी स्थिति में इस पद्धति का उपयोग करके उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। लास्ट पॉइंट है स्ट्रेचर। आपातकाल में हमेशा इस स्ट्रेचर का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर कर लेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संरचना अनुसार आपके विद्यालय के संदर्भ में संरचना तैयार कीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद इसको नोटबुक पर लिख लेंगे। मोस्ट ऑफ ये एग्जाम में नहीं पूछता है लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे पाठशाला का प्रबंधन 3 भागों में बंटता है। पाठशाला के चिकित्सीय अधिकारी, मुख्यालय, मुख्याध्यापक और पालक प्रतिनिधि होते हैं। तो ये जो मुख्याध्यापक होते हैं इनको फिर से 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पर्यवेक्षक और आपदा प्रबंधन के लिए प्रभारी शिक्षक और उप मुख्याध्यापक। तो पर्यवेक्षक को कक्षाध्यापक में डिवाइड करते हैं। ये कक्षाध्यापक 3 भागों में डिवाइड करते हैं। विद्यार्थी प्रतिनिधि जिसमें एक बालक आता है और विद्यार्थी प्रतिनिधि एक जिसमें बालिका आती है। और उसके बाद मुख्याध्यापक जो होते हैं वो आपदा प्रबंधन के लिए जो प्रभारी शिक्षक होते हैं उसमें कक्षाध्यापक को करते हैं, जो कि कक्षाध्यापक विद्यार्थी प्रतिनिधि को करते हैं। और जो मुख्याध्यापक एक उप मुख्याध्यापक का किए रहते हैं। उसके बाद आते हैं मुख्य पर्यवेक्षक में आते हैं चपरासी जो प्यून होते हैं और दूसरा महिला चपरासी। तो इस तरीके की तालिका बनी रहती है। अगला प्रश्न दिया आपके अनुभव की 2 आपदाओं के कारण परिणाम तथा उसकी उपयोजनाओं के बारे में लिखिए। तो आप अगर जीवन में कभी किसी आपदा का अनुभव किए हैं तो ये खुद से इसका आंसर आपको लिखना है कि आपने कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट, बस का, ट्रेन का या एरोप्लेन का एक्सीडेंट या कहीं आग लगना या भूकंप आना या बाढ़ आना अगर आपने अनुभव किया है तो ये आंसर हर स्टूडेंट का अलग अलग होगा। तो जो स्टूडेंट ने जैसा अनुभव किया है आप उसको 50 से 60 शब्दों में लिख डालिए। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है उस पर आते हैं हम। अगला प्रश्न दिया है कि आपके विद्यालय के लिए आपदा पूर्व प्रबंधन संबंधी किन किन बातों की आप जांच करेंगे और क्यों करेंगे। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या है कि हम अपने विद्यालय में आपदा प्रबंधन संबंधित निम्नलिखित बातों की जांच करेंगे। पहला है क्या पाठशाला का फ़ोन ठीक से कार्य कर रहा है। दूसरा, क्या पाठशाला की प्रत्येक कक्षा में प्रथमोपचार पेटी है। तीसरा, क्या पाठशाला में कुछ मूलभूत दवाइयाँ हैं। क्या छोटे बच्चों की कक्षाओं के बच्चों को तत्काल राहत देने वाली टीम तैयार है। पाँचवां, क्या पाठशाला के प्रत्येक कक्षा के मॉनिटर अथवा प्रीफेक्ट ने अभिरूप सराव या मॉक ड्रिल में भाग लिया है। क्या उन्हें प्रथमोपचार की जानकारी है।
छठा है, क्या आपातकालीन परिस्थिति में पालक प्रतिनिधि का दूरध्वनि क्रमांक उपलब्ध है, मतलब कि फोन नंबर। सातवां है, क्या पाठशाला परिसर में चिकित्सीय अधिकारी या डॉक्टर उपस्थित रहते हैं। आठवां है, क्या पाठशाला में पर्याप्त पीने का पानी तथा नाश्ता के लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं। क्या पाठशाला की सीढ़ियां तथा गलियारे बच्चों की आपातकालीन निकासी के लिए उपयुक्त हैं। ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ेगी, तब हम जाके किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है 7वां प्रश्न दिया है कि आपदाओं के प्रकार पहचानिए और परिणाम स्पष्ट कीजिए। जैसे आतंकवाद है, जमीन की धूप है, पीलिया है, दावानल है, अकाल है और चोरी है। इन आपदाओं को आपको पहचानना है और इसका आंसर करना है। जैसे आतंकवाद है तो इसका यहाँ पर स्क्रीन पर आपको आंसर दिख रहा है। आतंकवाद में क्या होगा कि आतंकवाद के कारण कई निरपराध नागरिक मारे जाते हैं, कुछ नागरिक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, कुछ नागरिक स्थानीय रूप से अपंग बन जाते हैं। आतंकवाद के कारण विभिन्न इमारतों, स्थानों, वाहनों का नुकसान पहुंचाया जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक निजी तथा सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है। आनुवंशिक तथा धार्मिक तनाव, मनमुटाव भी बढ़ जाते हैं तथा शहर का वातावरण बिगड़ जाता है। संपूर्ण समाज असुरक्षा तथा भय के वातावरण के कारण दबा हुआ अनुभव करता है। मिट्टी का कटाव, इसमें क्या दिया था, जमीन की धूप या मिट्टी का कटाव है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है प्राकृतिक भूभौतिक है। तो इसमें क्या होता है, जब भूमि मिट्टी के ऊपरी उपजाऊ स्तर बढ़ जाता है तो मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, वृक्ष सूखकर उखड़ जाते हैं, खेती के लिए ऐसी भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। बहती हुई हवा, पानी, जानवरों के चलने के लिए मिट्टी का कटाव तथा अपक्षरण, सॉरी आप देख नहीं पा रहे हैं, होता है। मिट्टी का यह अपक्षरण पर्यावरण के लिए घातक होता है। यहाँ पर देखिए, जो जमीन की धूप है ये मराठी शब्द है, यहाँ पर मिट्टी का कटाव हिंदी जिसे अपक्षरण भी कहते हैं या सॉइल इरोजन कहते हैं। इसके बाद दिया है पीलिया शब्द। पीलिया शब्द क्या है, प्राकृतिक क्या है। पीलिया एक विषाणुजन्य रोग है, एक बीमारी है। यह रोग प्रदूषित अन्न तथा प्रदूषित पानी के कारण फैलता है। पीलिया को नियंत्रित करना एक कठिन कार्य है। बड़े शहरों में अनेक लोग सड़क के किनारे पर स्थित ठेले पर बना हुआ खाना खाते हैं। यह खाना असुरक्षित होता है, तो इसे खाने से लोग पीलिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं। अगला है दावानल। दावानल मतलब आग लगना है। इसमें क्या होता है कि बड़े जंगलों में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक मात्रा में सूखी हुई घास तथा छोटे पौधे, बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णता तथा बहती हुई हवा के कारण सूखी हुई घास, छोटे पौधे तथा अनेक बड़े वृक्षों में प्राकृतिक रूप से आग प्रज्वलित हो जाती है। यह आग पूरे जंगल में फैलकर दावानल का रूप ले लेती है। यह दावानल अनेक जैविक विविधता को नष्ट करता है। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न इस दावानल को बुझाना कठिन होता है। दावानल के कारण अनेक पशु पक्षी, वृक्ष के अधिवास जलकर राख हो जाते हैं। दावानल से उत्पन्न धुएं के कारण हवा प्रदूषित हो जाती है। इसके बाद अगला दिया हुआ है अकाल। जब अकाल पड़ने से पानी की कमी हो जाती है, पानी के अभाव की फसलें सूख जाती हैं, खाद्यान्न की भारी कमी उत्पन्न हो जाती है। पालतू जानवर पानी और चारा न मिले पर तड़प कर मर जाती है। स्थानीय लोग पानी तथा खाद्यान्न की कमी के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला है लास्ट है चोरी। मानव निर्मित होता है। चोरी होने के कारण आर्थिक हानि होती है। हमारी मेहनत की कमाई गई धनराशि, आभूषण इत्यादि चोरी होने से हमें मानसिक धक्का लगता है तथा मानसिक संताप भी उत्पन्न होता है। कभी कभी चोरी हमें शारीरिक पीड़ा भी पहुंचा देती है तथा छीना झपटी हाथापाई में हम पर जानलेवा हमला भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये हमने पहचाना और उसके बाद उसका आंसर किया। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, कुछ डायग्राम दिए हुए हैं। इसके बाद इस पे प्रश्न पूछा गया है कि चिन्ह दिए गए उनके बारे में स्पष्टीकरण लिखिए। इन चिन्हों को दुर्लक्षित करने पर कौन सी आपदाएं आ सकती हैं। मतलब कि अगर ये चिन्ह कहीं दिया हुआ है तो हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, और तब हम इन चिन्हों को कैसे पहचानेंगे और पहचान कर कैसे अपने आप को बचाएंगे, यही है। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लीजिए आप स्क्रीन पर। यहाँ पर दिया है प्रकोपक, दूसरा है विषैला, तीसरा है पर्यावरणीय संकट, चौथा है स्वास्थ्य संकट, यहाँ पर इस पानी है संक्षारक, यहाँ पर जलता हुआ आग जैसा है वो आक्सीकारक है, यहाँ पे आग जो जल रहा है ये ज्वलनशील है, यहाँ पे आप विस्फोटक जैसा दिख रहा है, और ये संपीड़ित गैस है, मतलब ये गैस का बाटला जैसा दिख रहा है। आपके बुक में भी सेम यही दिया है, इसका नाम लिखना पहचाना था। तो इस तरीके से आपने कर लिया। तो यहाँ पे सबके बारे में भी लिखना है। तो जैसे विस्फोटक है तो आप
यहाँ पे क्या करना है, चिन्हों को पहचानना है और स्पष्टीकरण करना है। तो जैसे विस्फोटक, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ वस्तु और पदार्थ विस्फोटक होते हैं। ऐसी वस्तुओं का संभारण अथवा उपयोग करने समय सावधानी रखनी चाहिए। वस्तु के आसपास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील तथा आग फैलाने वाली वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए। किसी प्रकार का विस्फोटक अत्यधिक नुकसान हो सकता है। अतः किसी भी वस्तु या सामान पर ऐसे चिन्ह छपे हो तो उस वस्तु से दूर रहना चाहिए और उसका उपयोग बहुत सी सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। जो ज्वलनशील है, अगर कोई वस्तु है इस पे इसका साइन बना है तो विस्फोटक पदार्थों में ही ज्वलनशील पदार्थ में भी आसानी से आग लग सकती है। ज्वलनशील पदार्थ का भी सावधानी पूर्वक संभारण या उपयोग करना चाहिए। अगला है आक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग, मतलब कुछ रासायनिक पदार्थ आक्सीकारक करल होते हैं। ये रासायनिक पदार्थ तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए पोटेशियम परमैंगनेट जैसा रासायनिक पदार्थ कपड़े पर गिर जाए तो सीसी रासायनिक बंध पर रासायनिक अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। पोटेशियम परमैंगनेट में तीव्र रासायनिक अभिक्रिया करने से गुणधर्म के कारण कपड़े में आग लग सकती है। अतः आक्सीकरण करने वाले पदार्थों से सावधानी पूर्वक संभल कर रहना चाहिए। संपीड़ित गैस और संचारक है, ये भी स्क्रीनशॉट लीजिए। संपीड़ित पदार्थों में विशिष्ट दाब पर कुछ पात्रों में भरा जाता है, इसलिए इन्हें सावधानी पूर्वक संभालते हुए इनका उपयोग करना चाहिए। अन्यथा विस्फोट पदार्थ के समान ही संपीड़ित पदार्थों में भी विस्फोट हो सकता है। संचारक कोरोजिव है, पदार्थ अत्यधिक क्रियाशील पदार्थ होते हैं। संचारक पदार्थों को केवल स्पर्श करने से ही त्वचा, आंख, श्वसन मार्ग, पाचन संस्था इत्यादि अंगों को तीव्र गति से नुकसान पहुंच सकता है। इन पदार्थों को छूने अथवा सूंघने से हमें अत्यधिक हानि पहुंच सकती है, इसलिए संचारक पदार्थों पर छपे हुए चेतावनी के चिन्हों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगला दिया हुआ है कि प्रकोपक, यहाँ पे इस इरिटेट होता है। प्रकोपक पदार्थों के संपर्क आने से त्वचा, नेत्र, नासिका मार्ग इत्यादि कोमल अंगों पर रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण दुष्प्रभाव पड़ता है। प्रकोपक पदार्थों के संपर्क में समय तक रहने पर दमा या गंभीर त्वचा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आपके जो भी थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगला है प्रश्न, ऐसा क्या क्यों कहा जाता है, यह स्पष्ट कीजिए। अभिरूप सराव उपयुक्त है और प्रभावी आपदा प्रबंधन भविष्य के लिए सुसज्जता का निर्माण करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपने प्रश्न नंबर 2 में मैंने आपको जो टिप्पणी लिखियों में अभिरूप सराव दिया था वही प्रश्न आपका आंसर एग्जैक्ट यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ से यहाँ तक आप स्क्रीन शॉट लेकर वही लिख सकते हैं। सेम वही प्रश्न है, आपने क्वेश्चन नंबर 2 में जो टिप्पणी लिखने में किया था वही है। उसके बाद अगला दिया हुआ है कि प्रभावी आपदा प्रबंधन भविष्य के लिए सुसज्जता का निर्माण करता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कभी कभी आपदा आ सकती है, अचानक आने वाली आपदा प्राकृतिक भी हो सकती है अथवा आतंकवाद जैसी आपदा मानव निर्मित होती है। आपदा के कारण बड़े पैमाने पर आर्थिक तथा जनमाल का नुकसान होता है, इसलिए भविष्य काल में अपनी रक्षा करने के लिए आपदा प्रबंधन का गठन करना महत्वपूर्ण होता है। प्राकृतिक आपदा पर मानव नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए परंतु आपदा प्रबंधन का गठन करने से आने वाली आपदाओं की भयावहता को कम किया जा सकता है। स्थानीय और जिला स्तर पर आपदा नियंत्रण की स्थापना करने से विभिन्न स्थान के लोग आने वाली किसी भी आपदा से निपटने के लिए सुसज्जित होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है 10वां प्रश्न, निम्नलिखित सारणी पूर्ण कीजिए। आपदा पूर्व प्रबंधन की विशेषता क्या है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 विशेषताएं दी हैं। पहला है कि आपदाग्रस्त अथवा आपदा प्रवृत्त प्रवण भूभागों की पहचान कर लेना। तीसरा है नक्शों की सहायता से आपदा के संभावित स्थानों की जानकारी प्राप्त कर लेना। तीसरा है आपदा प्रबंधन के लिए विशिष्ट रूप से प्रशिक्षण लेना। और चौथा है आम आदमी को भी आपदा प्रबंधन के निवारण की जानकारी देना। ये जो है विशेषताएं होती हैं आपदा प्रबंधन के। इस तरीके से हम सारणी पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद अगला 11वां प्रश्न दिया है। यहाँ पर नीचे कुछ आपदाओं के चित्र दिए गए हैं। यदि आप ऐसी आपदाएं आई तो आपका आपदा पूर्व प्रबंधन और आपदा पश्चात प्रबंधन किस प्रकार रहेगा। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पे बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, जैसे गैस सिलेंडर की पाइपलाइन खुल गई है और स्मेल आ रही है, या फिर बहुत तेज आंधी तूफान हुआ है, या चक्रवात चल रहा है। तो ये डायग्राम ने दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे और कैसे इस प्रबंधन से सुलझेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर दिया हुआ है कि बच्चों के गुट एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं। दूसरा, गैस सिलेंडर से विषैली गैस का रिसाव हो रहा है। तीसरा, अतिवृष्टि मतलब भारी वर्षा से पानी भर जाने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। चौथा है चक्रवाती तूफान के कारण भूमंडल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको पहचान लेंगे। उसके बाद
यहाँ पर इस स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि हम इसको कैसे बचाव करेंगे, तो स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। फिर भी यहाँ पर देखिए, मारपीट को रोकने का प्रयास करेंगे, बड़ों अथवा शिक्षकों को बुलाकर लाएंगे। और उसके बाद का प्रबंधन हम क्या करेंगे कि मारपीट शुरू होने पर दोनों गुटों के बच्चों को अलग अलग कर देंगे। यदि कोई बच्चा घायल हो जाता है तो उसे प्रथमोपचार देकर उसका उपचार करेंगे। इस प्रकार की मारपीट पुनः न हो, हम ऐसा उन्हें समझाएंगे। अगर गैस सिलेंडर से जो है गैस का रिसाव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, हम उसको भी देख लेते हैं। इसका आंसर कि सर्वप्रथम घर की सारी खिड़कियां तथा दरवाजे खोल देंगे। गैस एजेंसी में फोन करके तुरंत ही गैस के सिलेंडर की मरम्मत करने वाले व्यक्ति को बुलाएंगे। घर में बिजली के बल्ब नहीं जलाएंगे, इलेक्ट्रिक उपकरण भी बंद कर देंगे। इसका प्रबंधन करने के बाद गैस सिलेंडर के रिसाव से निकली गैस फैल गई हो तो उस घर के सभी लोगों को, पालतू जानवरों को घर से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। अतिवृष्टि यानी भारी वर्षा अगर हो गई तो जिन निचले या उथले भागों में वर्षा का पानी भर जाता है, ऐसे स्थानों पर रहने वाले लोगों को सावधान रहने की चेतावनी देंगे। यातायात बंद करने के पूर्व ही पाठशाला कॉलेज बच्चों को छोड़ देंगे। जिन लोगों को घर जाना संभव नहीं होगा, ऐसे लोगों को पाठशाला या कॉलेज में आश्रय देंगे, मतलब वहीं पर रोक लेंगे। अतिवृष्टि में भारी पानी भर जाने के कारण यातायात बंद हो जाता है, घर में पानी भर जाता है, निचले या उतरे भागों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे समय में बाढ़ में फंसे हुए लोगों को पर्याप्त सहायता करेंगे। जमा हुए पानी की निकासी के लिए सहायता करेंगे। ऐसे समय बंद पड़ी हुई नालियों को खोल देंगे। उस स्थान पर बड़े व्यक्तियों की सहायता से सावधानी पूर्वक कुछ उपाय करेंगे। जमा हुए पानी में खेलने की अपेक्षा उसे सहायता की आवश्यकता है, उसकी मदद करेंगे। उसके बाद चक्रवाती अगर तूफान आता है तो चक्रवाती तूफान आने की चेतावनी आपदा आने के पहले दी जाती है। इस चेतावनी को अच्छी तरह से समझकर घर से बाहर नहीं निकलेंगे। यदि घर अच्छी स्थिति में न हो तो सुरक्षित स्थान पर आश्रय लेंगे। और इसके पश्चात क्या करेंगे कि चक्रवाती तूफान में फंसे हुए लोगों की सहायता करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपने पूरा वीडियो देखा, आप अच्छे से समझ पाए। पूरा वीडियो के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।